अध्याय 3। बौने का बम पकौड़ा। लपत्तू के साथ दोस्ती बनाए रखने में कई सारे जोखिम थे। सबसे पहला ये कि इंटर में पढ़ने वाला मेरा भाई जब भी मुझे उसके साथ देखता, मुझे बाकायदा हिदायत मिलती कि उस टाइप के लौंडों से हाथ भर दूरी बनाकर रहना ही ठीक होता है। दूसरा ये कि लपत्तू की उस रात वाली धुनाई के बाद मुझे लगता था किसी दिन उसके चक्कर में मैं खुद फंसूंगा और भाई या पिताजी के हाथों पिटूंगा। उससे भी बड़ा खतरा ये था कि उसके साथ लगातार देखे जाने से मेरी इज्जत खतरे में पड़ सकती थी और मैं होशियार के बजाय बदमाश के नाम से बदनाम हो सकता था। इसके बावजूद इस दोस्ती को बनाए रखने से दुस्साहस का जो स्वाद मिलता था, उसके लालच में मुझसे लफत्तू की संगत नहीं छूटती थी। एक बार वो अपने पिताजी के दफ्तर से पीतल का बड़ा सा ताला पार कर लाया था। उसकी मां ने किसी जरूरी काम से वहां भेजा था। लापरवाही में चपरासी ने मैं चाबी के ताला बाहर रखी बेंच पर छोड़ दिया था। दोपहर बीत जाने के बाद भी उस पर किसी की निगाह नहीं पड़ी थी। हमारे घर के सामने प्राइवेट बस अड्डा था, फिर उससे लगा हुआ खेल मैदान। मैदान के एक तरफ हिमालय टॉकीज थी और दूसरी तरफ गाड़ी मिस्त्रियों की कालिख भरी दुकानों की कतार। मैं कुछ बच्चों के साथ बस अड्डे पर खड़ा था। काशीपुर और मुरादाबाद रूट की बसें यहीं से चलती थीं। दिन भर के काम के बाद सारी गाड़ियां शाम के 5 बजे अड्डे पर लग जातीं और क्लीनर उनमें झाड़ू लगाकर सारा कचरा बाहर किया करते थे। ये कचरा हमारे लिए खजाने की तरह होता था। हमने माचिस की डब्बियों के लेबल इकट्ठा करने का नया शौक पाल रखा था। इसके चलते क्लीनरों के झाड़ू लगाते समय अड्डे पर हमारी उपस्थिति अपरिहार्य होती थी। झाड़ू लगाते क्लीनर हमें भद्दी गालियां दिया करते। कई बार किसी नए लेबल को लेकर हम में सर फुटअव्वल तक हो जाता था, लेकिन शौक शौक होता है। हम डुप्लीकेट लेबलों की अदला बदली कर रहे थे जब लफत्तू हांफता हुआ मेरे पास आया। उसने हिकारत की एक निगाह पहले मुझ पर डाली, फिर बाकी बच्चों पर। बर्बाद हो जाएगा इन थालों के चक्कर में बेटे, कहते हुए उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और दूधिये वाली संकरी गली में घुस गया। उस्ताद के आदेश की बेकदरी नहीं की जा सकती थी। मैं बेमन से उसके पीछे चल दिया। एक जगह थोड़ी सी तन्हाई मिली तो उसने जेब से एक एक के नोटों की पतली गड्डी बाहर निकाली और पूरे 7 गिनाए। चल, बम पकौड़ा खा के आते हैं। उसने आंख मारते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा। पापा के दफ्तर से ताला चुराने की दास्तान उसने सुना तो दी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि वो 7 रुपए कहां से चुरा कर लाया। अले यार, बेच दिया थाले को। उसने एक गाड़ी मिस्त्री को ताला बेच दिया था। इत्ता बड़ा ताला था बेटे, इत्ता बड़ा, कहकर उसने ताले की नाप बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए हाथ फैलाए। मैंने 10 मांगे थाले थे, उसके पास थाती थे। हम लोग उसी गाड़ी मिस्त्री की दुकान के आगे से निकल रहे थे। वो है उसकी दुकान, लफत्तू ने इशारा किया। उस तरफ देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मिस्त्री की दुकान से 20-30 कदम चलने के बाद ही मैं निगाह ऊपर कर सका। तब तक मंजिले मकसूद भी आ पहुंची थी। हिमालय टॉकीज सड़क से सटा हुआ था। उसके प्रवेश द्वार से लगाकर खड़े किए गए एक ठेला नुमा खोखे में रामनगर का मशहूर बम पकौड़ा मिलता था। एक कलूटा और गंजा बौना इस खोखे का संचालक था। खोखा बंद रहता तो वो साइकिल पर सारे शहर का चक्कर लगाता दिखता था। बौना होने के बावजूद वो हमेशा बड़ों की साइकिल चलाता था।
गद्दी पर नहीं बैठ पाता था, इसलिए सामर्थ्य भर तेज तेज कैंची चलाया करता। बाद के दिनों में उसने गद्दी हटवा ही दी। साइकिल के कैरियर पर कभी आलू की बोरी लदी होती, तो कभी उसी के जैसे उसके दो बच्चे बैठे होते। क्रिकेट की बॉल जितना होता था मसालेदार आलू, और बेसन से बनाया जाने वाला बौने का बम पकौड़ा, दुनिया का सबसे लजीज व्यंजन। बौना एक दूसरा व्यापार भी चलाता था। लकड़ी से बना हिमालय टॉकीज का चौड़ा प्रवेश द्वार जमीन पर पहुंचने के करीब 1 इंच पहले खत्म हो जाता था। नतीजतन फर्श और गेट के बीच एक झिरी थी। अपना गाल फर्श से चिपकाकर श्रम पूर्वक उस पर आंख लगाने से पूरा पर्दा नजर आता था। बौना स्कूल गोल कर आए बच्चों और स्कूल न जाने वाले पिक्चर प्रेमी बच्चों को 5 पैसे प्रति 15 मिनट के हिसाब से इस झिरी के रास्ते पिक्चर देखने देता था। एक बार में 5 बच्चे इसका मजा लूट सकते थे। दर्शक को एक बम पकौड़ा भी खरीदना होता था। मशहूर था कि यह सब करने से बौना लखपति बन चुका था, यानी उसके पास हमारे पिताओं से ज्यादा संपत्ति थी। बताते थे पीरू मदारा में उसका एक बहुत बड़ा मकान था, लेकिन उसके मैले कुचैले बच्चों की बहती नाक और खुद उसकी भूरी पड़ चुकी छींट की धोती और खद्दर के फटे कुर्ते को देखकर इस बात पर मुझे कभी-कभी शक होता था। हमने दो दो बम पकौड़े टिकाए और झिरी पर आंख लगाए एक बच्चे को दिलचस्पी के साथ देखना शुरू किया। 3 से 6 वाला शो चल रहा था। इस शो में बौने का साइड बिजनेस मंदा पड़ जाता था। लफत्तू ने पिक्चर देखने का आमंत्रण दिया। हिंदुस्तान की कसम लगी हुई थी। जब मैं शाम को घर पहुंचा तो मेरी सफेद कमीज बुरी तरह भूरी पड़ चुकी थी। मां ने पूछा तो मैंने कहा कि ऐसे ही गिर पड़ा था। अगले पूरे हफ्ते मैं रोज गिरता रहा। फिर पिक्चर बदल गई। नया खेल लगा है बाबूजी, देख लो, आप दोनों के लिए जगह छोड़ रखी है मैंने। बौना छोटे लफत्तू को बहुत अमीर समझने लगा था और चमचागिरी करता उसे बाबूजी कहकर पुकारने लगा था। 40 साल बीतने को आए, हिंदुस्तान की कसम आज तक पूरी नहीं देख पाया।